कभी सोचा है कि एक ही चीज, जैसे शहर में बनता हुआ एक नया फ्लाईओवर, किसी के लिए घंटों का सफर मिनटों में तय करने वाली तरक्की हो सकता है, और किसी दूसरे के लिए, जिसके घर और दुकान उस फ्लाईओवर के लिए तोड़ दिए गए, उसके लिए वो जिंदगी का सबसे बड़ा विनाश हो सकता है। और यही एक सवाल विकास यानी डेवलपमेंट की पूरी कहानी का सार है। एक ही सिक्के के दो बिल्कुल अलग और कभी-कभी एकदम उल्टे पहलू। आज हम इसी उलझे हुए सवाल की परतें खोलने वाले हैं। ये चर्चा उन सभी के लिए है जो दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये खास तौर पर कक्षा 10 के उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो 2026 में अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, हम ये सारी बातें एनसीईआरटी सुनो समझो के विकास चैप्टर पर आधारित नोट्स से ले रहे हैं, तो समझिए कि ये आपकी तैयारी का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि विकास का असली मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ ज्यादा पैसा, बड़ी गाड़ियां और ऊंची इमारतें हैं? या फिर इसका रिश्ता बराबरी, आज़ादी, सुरक्षा और सम्मान जैसी चीज़ों से भी है? हम ये भी देखेंगे कि दुनिया भर में देशों और राज्यों की तरक्की को कैसे नापा जाता है और क्या ये पैमाने हमेशा सच बताते हैं? ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। मेरे लिए विकास का जो मतलब है, क्या जरूरी है कि आपके लिए भी वही हो? एनसीईआरटी सुनो समझो के नोट्स में एक बड़ी दिलचस्प टेबल है जो इसी बात को बहुत अच्छे से समझाती है। हाँ, जैसे एक भूमिहीन खेतिहर मजदूर, वो क्या चाहेगा? शायद वो चाहेगा कि उसे साल भर काम मिले, अच्छी मजदूरी मिले, उसके बच्चों को पास के सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा मिले और उसके साथ कोई भेदभाव न हो। सही। उसके लिए विकास का मतलब ये है। और वहीं पंजाब का एक अमीर किसान, उसके सपने क्या होंगे? उसके लक्ष्य बिल्कुल अलग होंगे। वो शायद चाहेगा कि उसकी फसलें और भी ऊंचे दामों पर बिकें ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए विदेश भेज सके। शायद वो एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहता हो। मतलब दोनों की दुनिया अलग है, इसलिए उनके विकास के पैमाने भी जमीन आसमान जितने अलग हैं। बिल्कुल। यहाँ एक बात और निकल कर आती है जो थोड़ी परेशान करने वाली है। कई बार एक का विकास दूसरे के लिए मुसीबत बन जाता है। जैसे नोट्स में एक छोटा सा उदाहरण है कि एक लड़की चाहती है कि उसे अपने भाई जितनी ही आज़ादी मिले, हाँ, बाहर आने जाने की, अपने फैसले लेने की, और वो ये भी चाहती है कि घर के कामों में भाई भी हाथ बटाए। अब ये लड़की के लिए तो विकास है, बराबरी की तरफ एक कदम। पर हो सकता है उसके भाई को ये बात बिल्कुल पसंद ना आए। उसे शायद ये दखलंदाजी लगे। हाँ, और यही टकराव हमें बड़े पैमाने पर भी दिखता है। आपने शुरू में फ्लाईओवर का उदाहरण दिया, या फिर एक बड़े बांध का सोचिए। हाँ, एक उद्योगपति को लगेगा कि ज्यादा बांध बने ताकि उसकी फैक्ट्रियों को 24 घंटे बिजली मिले, ये देश का विकास है। लेकिन उस बांध के बनने से हजारों लोगों के गांव, उनके खेत, उनके जंगल पानी में डूब जाते हैं। आदिवासी अपने पुरखों की जमीन से बेघर हो जाते हैं। तो वो तो इसका विरोध करेंगे। बिल्कुल करेंगे। तो सवाल यह है कि किसका विकास ज्यादा जरूरी है। और यहीं से ये बात साफ हो जाती है कि विकास की कोई एक परिभाषा नहीं है। ये बात तो ठीक है, लेकिन चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि ज्यादातर लोगों का एक कॉमन गोल तो होता ही होगा, ज्यादा पैसा कमाना, ज्यादा आय। हाँ, ये सच है कि बेहतर आय एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। कोई भी कम पैसे में गुजारा नहीं करना चाहता। लेकिन यहाँ एनसीईआरटी सुनो समझो के नोट्स हमें एक बहुत जरूरी सवाल सोचने पर मजबूर करते हैं क्या? कि क्या एक बेहतर जिंदगी के लिए सिर्फ भौतिक चीजें, यानी वो चीजें जो हम पैसे से खरीद सकते हैं, काफी हैं? लेकिन एक मिनट, क्या ये बराबरी, आजादी जैसी बातें सिर्फ तब जरूरी नहीं होती जब इंसान का पेट भरा हो? एक गरीब इंसान के लिए पहली प्राथमिकता तो रोटी ही होगी ना, सम्मान या बराबरी नहीं। ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है कि ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। सोच कर देखिए, आपको एक ऐसी नौकरी मिले जहां तनख्वाह तो बहुत अच्छी है पर आपके साथ रोज भेदभाव होता हो, आपको कोई सम्मान ना देता हो या आपकी कोई सुरक्षा ना हो, क्या आप वहां काम करना चाहेंगे? शायद नहीं। कुछ समय बाद घुटन होने लगेगी। बिल्कुल। इसीलिए आय के अलावा लोग बराबरी का व्यवहार, आजादी, सुरक्षा और दूसरों से सम्मान भी चाहते हैं। कई बार तो ये चीजें ज्यादा पैसे से भी ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। अच्छा। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं जो नोट्स में दिया गया है। मान लीजिए किसी को अपने घर से बहुत दूर एक नौकरी का ऑफर मिलता है। तो जाहिर है वो सबसे पहले सैलरी देखेगा। सैलरी तो देखेगा, लेकिन क्या सिर्फ सैलरी देकर फैसला ले लेगा? नहीं, वो ये भी सोचेगा कि वहां उसके परिवार के लिए क्या सुविधाएं हैं, बच्चों के स्कूल कैसे हैं। हाँ, काम करने का माहौल कैसा है। हाँ, क्या उसे कुछ नया सीखने को मिलेगा, नौकरी में सुरक्षा कितनी है। हो सकता है एक दूसरी नौकरी में तनख्वाह थोड़ी कम हो पर वो परमानेंट हो, जिससे एक सुरक्षा की भावना मिलती है।
मतलब असल जिंदगी में लोग विकास के लिए मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। सही। ये तो हुई व्यक्तिगत स्तर की बात, लेकिन जब हमें पूरे के पूरे देशों या राज्यों को तौलना हो तब तो कोई एक पैमाना चाहिए होगा, वरना तुलना कैसे होगी? हाँ, बिल्कुल। हम कैसे कहेंगे कि अमेरिका भारत से ज्यादा विकसित है या महाराष्ट्र बिहार से ज्यादा विकसित है? कोई तो आधार होगा। हाँ, और इसके लिए जो सबसे आम तरीका इस्तेमाल होता है वो है आय। माना जाता है कि जिस देश की आय ज्यादा है वो ज्यादा विकसित है, क्योंकि ज्यादा आय का मतलब है कि वहां के लोग अपनी जरूरत की ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं। तो क्या हम देश की कुल कमाई को देखते हैं? नहीं, कुल कमाई से सही तस्वीर नहीं मिलती, क्योंकि हर देश की आबादी अलग अलग होती है। इसलिए औसत आय या प्रति व्यक्ति आय का इस्तेमाल किया जाता है। पर कैपिटा इनकम। हाँ, पर कैपिटा इनकम। इसे देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है। विश्व बैंक अपनी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में इसी मापदंड का इस्तेमाल करता है। अच्छा। एनसीईआरटी सुनो समझो के नोट्स में दिए गए 2023 के आंकड़ों के मुताबिक जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय $36400 सालाना से ज्यादा थी, उन्हें अमीर या विकसित देश माना गया। और भारत का आता है इसमें? जिनकी आय $2400 से कम थी, उन्हें निम्न आय वाला देश कहा गया। भारत इन दोनों के बीच में यानी मध्य आय वर्ग वाले देशों में आता है। तो ठीक है, ये तो एक सीधा साधा तरीका लगता है। जिसकी औसत आय ज्यादा वो ज्यादा विकसित, मामला साफ है। काश ये इतना आसान होता। यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट? औसत आय बहुत कुछ बताती है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो छिपाती है। छिपाती है? क्या मतलब? औसत एक बहुत धोखेबाज चीज हो सकती है। एनसीईआरटी सुनो समझो के नोट्स में इसे समझाने के लिए दो काल्पनिक देशों, देश क और देश ख का एक शानदार उदाहरण है। ओके। मान लीजिए दोनों देशों में सिर्फ 5 लोग रहते हैं और दोनों की औसत आय 50,000 रुपए है। ठीक है, तो औसत के हिसाब से दोनों देश बराबर विकसित हुए। हाँ, कागज पर तो ये दिखेगा, लेकिन अब अंदर झांकते हैं। देश क में सभी 5 नागरिकों की आय लगभग बराबर है। मान लीजिए 45,000 से 55,000 के बीच। मतलब वहां न कोई बहुत अमीर है न कोई बहुत गरीब। बिल्कुल, एक बराबरी वाला समाज है। और देश ख में? देश ख में 4 नागरिकों की आय सिर्फ 10,000 रुपए है, लेकिन 5वां नागरिक बहुत ही अमीर है और उसकी आय 4,60,000 रुपए है। ओहो। अब भी औसत आय 50,000 ही आएगी। लेकिन क्या आप देश ख में रहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, वहां तो भयानक असमानता है। अब मुझे समझ आया कि औसत आय कैसे असमानता को छिपा लेती है। हाँ, वो ये तो बताती है कि केक का साइज कितना बड़ा है, पर ये नहीं बताती कि उसके टुकड़े कैसे बटे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। औसत आय हमें आय के वितरण के बारे में कुछ नहीं बताती। क्या इसका कोई असल जिंदगी का उदाहरण है हमारे देश में? बिल्कुल है, और एनसीईआरटी सुनो समझो के नोट्स में दिया गया ये उदाहरण आंखें खोल देने वाला है। चलिए 2 राज्यों की तुलना करते हैं, हरियाणा और केरल। ठीक है। 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय थी लगभग 2,64,729 रुपए। 2,64,000? ठीक है। और केरल की थी लगभग 2,34,435 रुपए। तो बताइए कौन सा राज्य ज्यादा विकसित माना जाएगा? अगर सिर्फ आय के हिसाब से देखें तो जाहिर है हरियाणा। वहां के लोग औसतन ज्यादा कमा रहे हैं। यही सब सोचते हैं, लेकिन अब जरा कुछ और आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो जिंदगी के लिए पैसे से भी ज्यादा जरूरी हैं। सबसे पहले देखते हैं शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। हाँ, यानी प्रति 1,000 जीवित जन्मे बच्चों में से 1 साल की उम्र से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या। ठीक है। केरल में ये आंकड़ा है सिर्फ 6, यानी 1,000 में से सिर्फ 6 बच्चे अपनी पहली सालगिरह नहीं देख पाते। सिर्फ 6? ये तो बहुत ही कम लगता है। हाँ, ये कई विकसित देशों के बराबर है। और अब हरियाणा का आंकड़ा सुनिए, वहां ये संख्या है 28। 28? ये तो केरल के मुकाबले लगभग 5 गुना ज्यादा है। हाँ, ये कैसे हो सकता है? जिस राज्य के पास औसतन ज्यादा पैसा है, वहां बच्चे ज्यादा मर रहे? इन दोनों बातों में तो कोई तालमेल ही नहीं बैठ रहा। और यही विकास की असली कहानी है। इसका जवाब है सार्वजनिक सुविधाएं, पब्लिक फैसिलिटीज। अच्छा। ये जरूरी नहीं है कि आपकी जेब में रखा पैसा वो सब कुछ खरीद सके जो एक बेहतर जिंदगी के लिए जरूरी है। पैसा आपको प्रदूषण मुक्त हवा नहीं दे सकता। सही बात है। पैसा आपको बिना मिलावट वाली दवाइयां नहीं दे सकता। ये चीजें तब मिलती हैं जो पूरा समाज मिलकर इन्हें मुहैया कराता है। तो यहाँ सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि आपकी जेब में कितना पैसा है, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि आपके चारों तरफ का सिस्टम और समाज कैसा है। बिल्कुल।
केरल ने पैसे से ज्यादा अपनी सार्वजनिक सुविधाओं जैसे सरकारी स्कूल और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निवेश किया। वहां का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेहतर काम करता है। यही वजह है कि कम औसत आय के बावजूद वहां के लोगों का जीवन स्तर, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मामलों में हरियाणा से कहीं बेहतर है। शिक्षा में भी? हाँ, केरल की साक्षरता दर 96% है, जबकि हरियाणा की 80%। तो अब आप बताइए, विकास का असली पैमाना क्या होना चाहिए? सिर्फ पैसा या जीवन की गुणवत्ता? ये तो बिल्कुल साफ हो गया। विकास का मतलब सिर्फ व्यक्तिगत कमाई नहीं, बल्कि सामूहिक सुविधाओं की मौजूदगी भी है। हाँ। अच्छा, हमने ये तो समझ लिया कि विकास क्या है और इसे कैसे नापना चाहिए। पर एक और बड़ा सवाल, मान लीजिए हमने विकास कर भी लिया, तो क्या ये हमेशा बना रहेगा? बहुत जरूरी सवाल। यहीं पर धारणीयता यानी सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। और ये आज के समय का शायद सबसे जरूरी सवाल है। एनसीईआरटी सुनो समझो के नोट्स में एक बहुत गहरी लाइन लिखी है। क्या? हमने इस दुनिया को अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं पाया है, हमने इससे अपने बच्चों से उधार लिया है। वाह! ये एक लाइन हमारे विकास के पूरे मॉडल पर सवाल खड़ा कर देती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम आज अपनी तरक्की के लिए जिन प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हम उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए भी छोड़कर जा रहे हैं? या हम सब कुछ आज ही खत्म कर देना चाहते हैं? बिल्कुल। इसके कुछ ठोस उदाहरण भी दिए गए हैं नोट्स में। हाँ, 2 बहुत चिंताजनक उदाहरण हैं। पहला है भूमिगत जल यानी ग्राउंड वाटर। देश के लगभग 1/3 हिस्से में हम जमीन के नीचे के पानी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। ये एक नवीकरणीय संसाधन है, मतलब बारिश से ये दोबारा भर जाता है, लेकिन हम इसे भरने की रफ्तार से कई ज्यादा तेजी से बाहर निकाल रहे हैं। नतीजा ये है कि कई इलाकों में पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है। और दूसरा उदाहरण तो शायद और भी डरावना है। हाँ, वो है कच्चा तेल, जो एक गैर नवीकरणीय संसाधन है। ये करोड़ों सालों में बनता है और एक बार खत्म हो गया तो फिर नहीं बनेगा। नोट्स में दिए गए अनुमान के मुताबिक अगर हम आज की रफ्तार से ही इसका इस्तेमाल करते रहे तो दुनिया भर में तेल के मौजूदा भंडार सिर्फ अगले 47 सालों में खत्म हो जाएंगे। सिर्फ 47 साल? मतलब हम में से ज्यादातर लोगों की जिंदगी में ही। ये सोचने में भी अजीब लगता है। ये तो हमारी पूरी तरक्की की गाड़ी पर ब्रेक लगाने जैसा है। बिल्कुल। तो क्या हम ऐसे विकास को विकास कह सकते हैं जो हमारे बच्चों से उनके हिस्से का पानी और ऊर्जा ही छीन ले? ये धारणीय विकास नहीं है। तो आज की इस पूरी चर्चा से एक बात तो शीशे की तरह साफ है, विकास कोई सीधी साधी एक आयामी चीज नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही जटिल और बहुआयामी कॉन्सेप्ट है। इसका रिश्ता सिर्फ हमारी आय से नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बराबरी, आजादी और सबसे बढ़कर हमारे पर्यावरण के भविष्य से भी है। और ये सारी गहरी समझ हमें एनसीईआरटी सुनो समझो के नोट से मिली है। अंत में बस एक विचार के साथ छोड़ते हैं। नोट्स में एक कथन का जिक्र है, धरती के पास सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए नहीं। आज हम विकास की जिस दौड़ में शामिल हैं, जहां अक्सर लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा उपभोग करना होता है, उस पर एक कथन क्या टिप्पणी करता है, इस पर सोचना जरूरी है। और अगर आप इन सभी कॉन्सेप्ट्स को और गहराई से पढ़ना चाहते हैं, तो इस चर्चा में इस्तेमाल किए गए एनसीईआरटी सुनो समझो के नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे जरूर देखें।